हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अर्थात अम्ल, क्षार एवं लवण के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। बच्चों, दीज आर द सब्सटेंसेज विच हैव सोर टेस्ट। एसिड वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये बच्चों, ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जा रही हैं। अम्ल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो बच्चों वो रेड हो जाता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रेड कलर खतरे की निशानी होती है। जब एसिड किसी व्यक्ति के शरीर पे गिर जाए तो उसको नुकसान होता है, अर्थात ब्लू से रेड। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि ब्लू लिटमस पर यदि हम अम्ल की कुछ बूंदें डाल दें, एसिड की कुछ बूंदें डाल दें, तो वो ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखो बच्चों, एसिड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों, एसिड अर्थात अम्ल की ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि वो अपना H आयन एक्वस सॉल्यूशन में बहुत जल्दी रिलीज़ कर देते हैं। अर्थात किसी विलयन में एसिड बहुत जल्दी अपने H आयन लूज़ कर देते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट देखो बच्चों, द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। ये जो एसिड है ये लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है जिसका इसका अर्थ होता है खट्टा। बच्चों, अब इसको हम हिंदी में देखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में H आयन बहुत आसानी से दे देते हैं। अर्थात यदि किसी विलयन में किसी एसिड को डाला जाए तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। वो रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि एसिड बहुत जल्दी अपना H आयन रिलीज़ कर देते हैं और यही निशानी होती है कि एसिड बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं। अगला देखो बच्चों, इसमें अम्ल के बारे में और यह बताया गया है कि अम्ल कितने प्रकार का होता है, एसिड कितने टाइप का होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें बताया है स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एग्जाम्पल इसने दिए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने H आयन बहुत जल्दी रिलीज़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में H आयन रिलीज़ करते हैं, अर्थात बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। उसी के साथ बच्चों अगला दिया हुआ है इसमें वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों, जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है इसमें CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। क्योंकि ये वीक एसिड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने H आयन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ करते हैं और बहुत कम रिएक्ट करते हैं। आगे देखो बच्चों, कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड बच्चों वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बजाय पानी की क्वांटिटी के। अर्थात ऐसे एसिड जिसमें पानी बहुत कम मात्रा में होता है और एसिडिक क्वांटिटी वाला जो पदार्थ जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और फिज़िकली यदि देखा जाए तो ये एसिड थोड़े गाढ़े होते हैं अगर हम कंपेयर करें डाइल्यूट एसिड से। ठीक है? आगे देखो बच्चों, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है और अमाउंट ऑफ एसिड थोड़ा कम होता है और इसी वजह से डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं जितनी क्वांटिटी में आपका कंसनट्रेटेड एसिड रिएक्ट करता है और इम्पैक्ट पहुंचाता है। हिंदी में यदि बात करें बच्चों तो अम्ल 4 तरह का इसमें बताया गया है। प्रबल अम्ल,
HCl H2SO4 HNO3, दुर्बल अम्ल CH3 COOH, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। ये बात मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाई। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों बेसिस की। हिंदी में बेसिस को बोला जाता है क्षारक। अब इसकी प्रॉपर्टी हम जानेंगे बच्चों। सबसे पहले इसमें दिया गया है दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये वो पदार्थ होते हैं बच्चों जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में बिल्कुल साबुन जैसे चिकने होते हैं। अगला पॉइंट, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। रेड लिटमस सॉल्यूशन में या रेड लिटमस की पत्ती पर यदि बेसिस डाल दिया जाए, बेस का क्षार का कुछ अंश डाल दिया जाए तो उसको वो ब्लू में बदल देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। जैसा कि एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड में बदला था, वैसे ही ये बेसिस क्षारक रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। आगे देखो बच्चों, दे गिव OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एसिड एक्वस सॉल्यूशन में +H आयन रिलीज करता था, वैसे ही ये एक्वस सॉल्यूशन में बेसिस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसकी भी कैटेगरी इसने बताई हुई है कि बेसिस कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर एग्जाम्पल डाल रखा है बच्चों इन लोगों ने NaOH, KOH एंड CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरे होते हैं बच्चों वीक बेसिस। वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। स्ट्रॉन्ग बेसिस बच्चों वो बेस होते हैं जो कि अपने OH आयन्स बहुत जल्दी एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करते हैं, जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड करते थे H आयन। और वीक बेसिस वो बेसिस जो कि अपने OH आयन बहुत कम मात्रा में और बहुत कम एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करते हैं, जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अगला पॉइंट है इसमें एल्कली। एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज बेसिकली बेसिस ही होते हैं, जो जिस बेस की हम बात कर रहे हैं एल्कली भी बेसिस ही होते हैं, लेकिन ये वो बेसिस होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं पानी में। और उसके एग्जाम्पल हैं बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब बात करते हैं बच्चों हम साल्ट की। साल्ट क्या होते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है, और सॉल्ट बनते कैसे हैं बच्चों। दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। क्लियर? आइए हिंदी में देखते हैं इसको बच्चों। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। प्रबल क्षारक का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एल्कली क्षार, जल में घुलनशील क्षारक जितने भी होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं। बच्चों क्षारक और क्षार में एक छोटा सा यही अंतर है कि जितने भी क्षार हैं वो सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने एल्कली जो अभी आपने पढ़ा उससे आप ये बात समझ सकते हो कि जो भी जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। अर्थात जितने भी क्षार हैं वो सभी क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ क्षारक ऐसे भी होंगे जो जल में घुलनशील नहीं हैं। क्लियर? लवण सॉल्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स में सॉल्ट का दिया हुआ है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम आम भाषा में नमक कहते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों अगला इसमें पॉइंट दिया है सूचक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? इंडिकेटर से हम ये पता लगा लेते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन वो अम्ल है, एसिड है या क्षारक या बेस। तो एसिड या बेस की प्रेजेंस हम पता लगा सकते हैं इन इंडिकेटर्स के द्वारा। इंडिकेटर्स का रंग या फिर इंडिकेटर्स की जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो अम्लीय और क्षारक माध्यम में बदल जाती है। अर्थात यदि इंडिकेटर्स के ऊपर
कुछ अम्ल की या क्षार की कुछ बूंदें डाली जाएं तो या तो उनका रंग परिवर्तित हो जाता है या फिर उनकी स्मेल में बदलाव आ जाता है। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। इंडिकेटर्स इंग्लिश में इसमें बच्चों समझाया हुआ है, दीज आर द सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। क्लियर? ये बात अभी मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों 3 प्रकार के इंडिकेटर्स में आपको बताए हुए हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नेचुरल प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि मैन मेड होते हैं। और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल में, जिनकी गंध में बदलाव आ जाता है एसिड या बेस के प्रेजेंस में। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा ये नेचुरल इंडिकेटर्स हमें प्राप्त होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिटमस, रेड कैबेज, लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मेरिक। हल्दी और हाइड्रेंजिया प्लांट और गोभी के पत्ते का एक्सट्रैक्ट और लिटमस, ये सारी जो भी इंडिकेटर्स हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं। अगला है बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स बच्चों मैन मेड होते हैं और ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज लाइक, उसके एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। और अगला है बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की उपस्थिति में इनकी गंध में बदलाव आ जाता है। तो बच्चों इसमें ये जो आपको एक चार्ट दिया हुआ है नीचे, इस चार्ट को अच्छे से आप देखिए। इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स का एक अलग से कॉलम बना रखा है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर का अलग से बना रखा है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का अलग से कॉलम है। और साथ ही साथ उनके स्मेल, उनके कलर में किस प्रकार बदलाव आता है यदि एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए और यदि बेसिक सॉल्यूशन में इन इंडिकेटर्स को डाला जाए तो क्या बदलाव स्मेल में और कलर में आता है। बच्चों सबसे पहले देखो लिटमस के ऊपर यदि एसिड की कोई बूंदें डाली जाएं, ब्लू लिटमस के ऊपर अगर बूंदें डाली जाएं एसिड की तो वो रेड कलर हो जाता है ना। और लिटमस के ऊपर यदि बेस की बूंदें डाली जाएं तो रेड से वो ब्लू में बदल जाता है। ये बात मैंने अभी आपको पहले बताई थी। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट में भी ऐसे ही है, यदि उसमें इस इंडिकेटर में यदि एसिड की कुछ बूंदें डाली जाएं तो वो रेड हो जाता है। और यदि इसी इंडिकेटर में, रेड कैबेज इंडिकेटर में, अगर बेस की कुछ बूंदें डाली जाएं तो वो ग्रीन हो जाता है, कलर में बदलाव हो जाता है बच्चों। ऐसे ही बच्चों फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट में जैसे हम एसिड की बूंदें डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा और यदि बेस की बूंद डालेंगे क्षार की तो वो पिंक हो जाएगा। और ऐसे ही हल्दी की किसी टुकड़े पर यदि हम एसिड की कोई बूंद डालें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यदि उस हल्दी के टुकड़े पर क्षारक का कुछ थोड़ा सा पार्ट भी उस पर डाल दें या उस क्षारक विलयन की कुछ बूंदें उस पर डाल दें तो हल्दी लाल रंग में बदलना शुरू हो जाएगी। तो ये थे बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स। अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर में बच्चों 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनोफ्थलीन में यदि एसिड की कुछ बूंद डाली जाएं तो वो उसका कलरलेस रंग ही रहेगा, उसमें कोई रंग नहीं रहेगा, बिल्कुल कलरलेस, ऐसा लगेगा जैसे पानी है। लेकिन जैसे ही फेनोफ्थलीन में आप क्षार की कुछ बूंदें डालोगे बेस की तो वो पिंक रंग उसमें उभर के आ जाएगा। उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसमें यदि आप एसिड की कुछ बूंदें डालोगे तो रेड कलर अपने आप ही उभरता आएगा। और यदि उस मिथाइल ऑरेंज में आप क्षार की कुछ बूंदें डालोगे तो उससे येलो कलर उस सॉल्यूशन में उभरता चला आएगा। क्लियर? तो ये कलर्स चेंज होते हैं जब भी इन इंडिकेटर्स के साथ एसिड या क्षारक का हम प्रयोग करते हैं या उनकी बूंदें डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन हमारे हाथ में है ये एसिड है या बेस। क्लियर? ऐसे बच्चों अगला जो इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर गंध में बदलाव आएगा, है ना। तो जैसे पहला इंडिकेटर है इसमें अनियन, प्याज पे यदि आप एसिड की बूंदें डालोगे तो उसमें कुछ
अलग से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्मेल होती है अलग टाइप की, वो स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी, कुछ तीखी गंध होती है। लेकिन यदि उस प्याज के ऊपर आप बेस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालोगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। और उसी तरह वेनिला एसेंस में यदि एसिड की कुछ बूंदें डाली जाएं तो वो जो स्मेल थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और यदि उस वेनिला एसेंस में बेसिक सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाएं तो कोई स्मेल नहीं आएगी। और इसी तरह क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल में भी यदि एसिड की बूंदें डाली जाएं तो कुछ अलग से ही स्मेल आएगी, जो कि स्मेल बनी रहेगी। लेकिन यदि उसमें बेस की कुछ बूंदें डाली जाएं तो जो क्लोव ऑयल उसकी स्मेल अपने आप चली जाएगी सारी। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जिस पर एसिड या बेस की बूंदें डालने से उनके गंध में बदलाव आ जाता है। और इससे हमें पता चल जाता है इन बदलाव को देखकर कि दिया हुआ सॉल्यूशन हमारे हाथ में अम्ल है या क्षारक, एसिड है या बेस। क्लियर बच्चों? हिंदी में वही चीज़ समझा रखी है जो अभी मैंने आपको बताई। मुझे इसको रिपीट नहीं करना क्योंकि वो सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा था। भले ही वो आपको इंग्लिश में दे रखा था, लेकिन वो मैंने आपको हिंदी में पूरी तरह समझाया। अब बच्चों हम बात करेंगे एसिड और बेसिस के रासायनिक गुणों की। अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए बच्चों, रिएक्शन विद मेटल। अब किसी भी धातु, किसी भी मेटल के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और बेस यदि उस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है। अर्थात मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन जब होती है और जब बेस की रिएक्शन उस मेटल के साथ होती है तो दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। बच्चों देखो, चार्ट में दिया हुआ है, जैसे एसिड पर यदि मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, किसी एसिड को किसी भी मेटल से, किसी भी धातु से, तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, जब भी किसी एसिड को आप किसी मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। और जब इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लेबोरेटरी में इसको चेक करते हैं, तो जैसे टेस्ट ट्यूब में हम ये कोई टेस्ट कर रहे हैं एसिड और मेटल का, तो उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब कोई आग की तीली, आप माचिस की तीली जला के लेके आओगे तो पॉप, इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इसे बोलते हैं पॉप टेस्ट, ठीक है। तो जो आग है वो पॉप साउंड के साथ एकदम से जलेगी और तभी जलकर बुझ जाएगी। ये टेस्ट होता है एसिड और मेटल को रिएक्ट कराने के बाद हाइड्रोजन गैस को चेक करने का। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, 2HCl प्लस में Zn, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या जब हम जिंक मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बच्चों हमें मिलता है एक सॉल्ट, और सॉल्ट का नाम क्या होता है? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। साथ में कौन सी गैस निकलती है जो अभी मैंने आपको बताई? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और इसी हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए परख नली के पास जब हम जलती हुई माचिस की तीली लेके आते हैं तो पॉप साउंड की आवाज़ के साथ आग लगती है और तभी वो आग लगते ही बुझ भी जाती है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, जब बेसिस को, जब क्षारक को हम किसी धातु या मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? तो भी बच्चों में सॉल्ट मिलता है, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। देखो इस बेसिस में, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जिंक धातु से यदि हम ट्रीट कराएं तो बच्चों में मिलता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोनों ही रिएक्शन में आपने देखा, जब भी एसिड और बेसिस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है। क्लियर? आगे देखो बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अभी तो हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स की एसिड और बेस के साथ। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और वो भी दोनों के साथ, पहले एसिड के साथ, 'और' 'फिर 'बेसिस' के साथ। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी एसिड और बेसिस को हम किसी धातु या मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है। क्लियर? आगे देखो बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और वो भी दोनों के साथ, पहले एसिड के साथ और फिर बेसिस के साथ। ठीक है,
मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम एसिड से ट्रीट कराएंगे, एसिड से अभिक्रिया कराएंगे अम्ल से, तो हमेशा एक सॉल्ट मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलेगी बच्चों, क्योंकि कार्बोनेट है, मेटल में कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो उसके अंदर CO2 तो हमेशा होगा ही होगा। जब वो रिएक्ट करेगा एसिड से तो बच्चों सॉल्ट मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर निकलती है और पानी की कुछ बूंदें H2O वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन क्लोराइड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हमें प्राप्त होता है 2NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि आम भाषा में नमक होता है, इसको सॉल्ट भी कहते हैं, प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलेगी बच्चों, और साथ ही साथ पानी की बूंदें H2O। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ, तो बच्चों क्या बनता है? NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। तो इससे हमें पता चलता है जब भी किसी एसिड के साथ हम मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो हर बार हमें सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स हमें हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अब इन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करवाऊं तो बच्चों कोई रिएक्शन कभी नहीं होगा, नो रिएक्शन। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ तो अभिक्रिया करते हैं लेकिन बेस के साथ, क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते। क्लियर? और नीचे बच्चों इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 प्लस में CO2 गैस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा बनता है बच्चों कि ये जो चूने का पानी होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, इसको आम भाषा में कहा जाता है लाइम वाटर, CaOH2 को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आम भाषा में लाइम वाटर कहा जाता है। जब इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है, अर्थात चूने के पानी में जब आप फूंक मारते हो, क्योंकि हमारी जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो जब हम चूने के पानी में फूंक मारते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो उस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और वो दूधिया रंग किस वजह से दिखता है? क्योंकि प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम फूंक मारते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उस CaCO3 की वजह से ही वो चूने का पानी हमें दूधिया नज़र आता है, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से। क्लियर? आगे देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाए और पानी मिलाया जाए तो हमें क्या मिलता है? CaHCO3। और इसी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो भी जाती है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित करें और पानी की कुछ बूंदें इसमें मिलाएं तो जो दूधिया पन्ना, जो वाइट मिल्कीनेस थी, जो आपको वाइट रंग नज़र आया था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, वो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट रंग वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट बन जाता है CaHCO3। आगे देखते हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। यदि एसिड और बेस को आपस में ही रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या होगा? बच्चों, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की थी सॉल्ट, लवण के विषय में, वो लवण कब बनते हैं? जब हम एसिड और बेस को, अम्ल तथा क्षारक को आपस में अभिक्रिया करवाएं तो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट प्लस वाटर। और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अर्थात न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? और हिंदी में भी बच्चों वो सारी चीज़ समझा रखी हैं जो अभी मैंने आपको समझाई थी। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ
हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच टेस्ट जो हमने किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली थी तो कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रोडक्ट में हमें मिलता है सफ़ेद अवक्षेप, उसी की वजह से पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की उसका कलर हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाए तो वो जो कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट है वो बन जाता है, जो कि जल में घुलनशील होता है और दूधियापना उसका खत्म हो जाता है। बच्चों, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में समझाई थी वही चीज़ में हिंदी में दे रखी है कि जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण तथा जल हमें प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब इन दोनों को, अम्ल तथा क्षारक को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है अब उसके अंदर ना तो अम्ल का गुण रहता है और ना ही क्षारक का गुण रहता है। अर्थात जो प्रोडक्ट हमें मिलता है लवण तथा जल, उसमें अब ना तो एसिडिक गुण है और ना कोई बेसिक गुण, इसीलिए वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। अब बच्चों इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। देखिए बच्चों, जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है और पानी प्राप्त होता है, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन लग जाती है कि यदि एसिड स्ट्रोंग हुआ तो और बेस वीक हुआ तो जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं बच्चों एसिड एंड बेस का, यदि हमने एसिड स्ट्रोंग ले लिया और बेस यदि हमने वीक ले लिया तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगा, उदासीनीकरण, लेकिन जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसमें कुछ एसिडिक गुण उसमें होंगे, क्योंकि जो एसिड था रिएक्शन से पहले वो स्ट्रॉन्ग था और बेस हमने वीक लिया था, तो न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ, लेकिन जो सॉल्ट हमें मिला उसमें कैरेक्टर किसके आएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले के। और स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड, अम्ल, इसलिए एसिडिक नेचर का सॉल्ट हमें प्राप्त होगा और पानी मिलेगा। वैसे ही सेकंड देखो बच्चों, अगर वीक एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें तब क्या होगा, तो भी हमें सॉल्ट मिलेगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा स्ट्रॉन्ग वाला। और स्ट्रॉन्ग क्या था, बेस, तो सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग बेस लिया था ना, तो इसलिए जो सॉल्ट हमें प्राप्त होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेसिक सॉल्ट हमें मिलेगा और साथ में पानी H2O। तीसरा देखो बच्चों, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ और बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो बच्चों दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा उससे हमें जो सॉल्ट मिलेगा उस पर कोई भी गुण नहीं होगा, ना एसिड का ना बेस का। तो मतलब उसकी जो प्रवृत्ति होगी सॉल्ट की, ना तो वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी, बिल्कुल न्यूट्रल होगी। और साथ ही साथ हमें मिलेगा पानी की कुछ बूंदें, जल। और लास्ट देखो बच्चों, अगर एसिड वीक है और बेस भी अगर वीक है तो भी हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल होगा, बिल्कुल उदासीन, उस पर कोई किसी भी अम्ल या किसी भी क्षार की कोई प्रवृत्ति उस पर नहीं होगी। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की थी, जो सॉल्ट हमें मिला था वो बिल्कुल न्यूट्रल था। वैसे ही बच्चों वीक एसिड और वीक बेस को यदि हम रिएक्ट करवाएं तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो भी बिल्कुल न्यूट्रल मिलेगा। क्लियर? तो वही चीज़ बच्चों हिंदी में इसमें समझाई हुई है। और इसके बाद बच्चों जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और एक क्लास में ये पूरा चैप्टर कवर अप नहीं किया जा सकता। तो बच्चों बाकी का चैप्टर हम करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए।